ठीक है। 2023 के हमने 5 सेट लगा लिए थे, आज हम करेंगे सेट नंबर 6। ठीक, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहले खुद से लगाना है सेट नंबर 6, उसके बाद यहाँ आना है कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जब आप इस वीडियो को देखें तो आपका आंसर आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन पहले क्वेश्चन से लिख रखी है, थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यदि आप पढ़ोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर और धारा को क्रमशः उनके समीकरण दे रखे हैं कुछ इस तरह से, V बराबर और I बराबर। ठीक, और याद रखिए इनका मात्रक क्या है, इसका मात्रक वोल्ट है। ठीक, और इसका आपको दे रखा है मिली एम्पियर। याद रखिए, ध्यान से पढ़ो, उसमें लिख रहा है मिली एम्पियर। तो इसमें क्या पूछा, शक्ति पूछ रहा है। ठीक, अगर ये सिंपल समीकरण होता है, यानी कि सिंपल हमारा धारा होती, तो हमारा जो सूत्र होता है वो कितना होता है, P बराबर V इंटू आई। ठीक, लेकिन ये कौन सा समीकरण, ये कौन सी धारा और विभवांतर है, एक प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर है। तो इसका समीकरण क्या होता है, इसे लिख लीजिए। इनका फॉर्मूला होता है शक्ति क्षय निकालने के लिए हाफ V नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई। यदि आप फाई जानते हो तो एक कलांतर होता था। कलांतर हम कैसे बताते हैं, हम पहले दोनों समीकरण को यहाँ देखते हैं, ओमेगा टी, जो इसके आगे या माइनस या प्लस में जो कुछ भी लिखा होता है वो हमारा होता है कलांतर। ठीक, ये इनके समीकरण होते हैं प्रत्यावर्ती धारा के इससे, और ये प्रत्यावर्ती विभवांतर का ये और धारा का ये। ठीक, अब यहाँ पे आप तुलना करोगे तो V की जगह V है, साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह 100, टी की जगह टी, और V नॉट की जगह क्या है, आई नॉट। यानी कि यहाँ पर हाफ की जगह हाफ आ गया, V नॉट कितना है यहाँ पे 100 दे रखा है, तो इंटू 100। इसी तरह आई भी कितनी आपको दे रखी है 100। ठीक, क्या सही है, ये सही नहीं है, डेढ़ नहीं। यहाँ पर क्या है मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को आप किसमें करोगे, एम्पियर में। तो मिली को जब एम्पियर में करेंगे तो -3 लगा दिया। समझ में आई -3 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा था, मिली एम्पियर लग रही थी, इंटू कॉस और फाई कितना दे रखा है आपको, π/3। और π/3 आपको वैल्यू पता होना चाहिए। यदि पाई से हम 180 करते हैं, यदि मैं इसका 2 का भाग दूंगा तो π/2 बन जाएगा, और 80 में 2 का भाग दूंगा तो ये 90, यानी कि π/2 बराबर है 90 के। इसी तरह π/3 बराबर है 60 की। इसमें भी 3 का भाग दे दिया और इसमें भी 3 का भाग, यहाँ 60 आ गया π/3। ठीक, चलिए अब देखो इसलिए गया 50 बार। अब देखो यहाँ कितनी जीरो है, एक जीरो यहाँ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10,000 इंटू 10⁻³ इंटू कॉस 60 π/3। 60 की वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/2। अब देखो यहाँ प्लस की घात 3 है और यहाँ माइनस की घात 3 है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे पूरी तरह से। तो यहाँ पे 5/2, और 2 का जब इसमें भाग करोगे तो 2.5 वाट। ठीक है, तो आपको कौन सा आंसर मैच कर रहा है, जरा देखिए, आपका तीसरा आंसर आपसे इनसे मैच करना है। ठीक, क्लियर, आपको इस तरह करना है क्वेश्चन। ठीक, चले आगे चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 का खा। ठीक, खा पे आए हुए, खा की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से न्यूट्रॉनिक युग्म है, यानी कि मैं आपको युग्म लिखकर बता रहा हूँ किस किस से। पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है C14 एंड कौन सा है 0, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन 8 16। सेकेंड में आपको दे रखा है कार्बन है, एंड आपको दे रखा है नाइट्रोजन 7 14। इसी तरह थर्ड ऑप्शन है आपका कार्बन, यहाँ पर भी है फिर से, ऑक्सीजन का है 8 17। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, यहाँ पर भी फिर से कार्बन है, एंड 7 तक। ठीक, तो याद रखिए वो किसकी बात कर रहा है, वो सम न्यूट्रॉनिक की बात कर रहा है, सम न्यूट्रॉनिक। तो देखो सम न्यूट्रॉनिक आपको पता है कि वे परमाणु नाभिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। यदि आपको याद हो तो इसको हम कहते हैं A यानी कि ऊपर वाला परमाणु भाग होता है और Z हमारा परमाणु क्रमांक। यदि इसमें से हम इसको घटा दें तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है। अब देखो 14 में से यदि मैं इसको 6 को घटा दूंगा तो देखो यहाँ पर इसके न्यूट्रॉन की संख्या इसके लिए कितनी आएगी, इसके लिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी 8।
और यहाँ पर भी यदि मैं 16 में से 8 को घटा दूंगा तो यहाँ पर कितनी आएगी 8, यानी कि दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये वाला जो हमारा होगा वो कैसा होगा सम न्यूट्रॉनिक। इनमें से किसी में भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर देखो सब में 8 ही बचने हैं। यदि मैं यहाँ देखूँ तो 14 में तो 7 गए 7 बचे, 17 में से 9, 17 में से 8 गए तो 9 बचे, 13 में तो 6 गया 7 गए तो 6 बचे। देखो 8 6 ये न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं है, इसमें भी समान नहीं है और इसमें भी समान नहीं है, तो आपका सम न्यूट्रॉन कौन सा हो गया, ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, चलिए अगला करते हैं, इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं इससे अगले गा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी विद्युत चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यदि आपको याद हो तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमने पिछली बार भी ऐसा किया था। चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को हम दर्शाते हैं V0 से। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको दे रखा है 3 × 10⁻12 10 टेस्ला। ठीक, इस तरह से, और इसमें तरंग की आवृत्ति दे रखी है न्यू बराबर 10⁻12 हर्ट्ज, और ये पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी V0 और E0 में आपसे संबंध पूछा जाए, ये वैद्युत क्षेत्र आयाम है, तो ये होता है E0/V0 बराबर =C। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या काम है, इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक, तो आपको E0 निकालना है, तो E0 और V0 कितना दे रखा है आपको, ये रहा 3 × 10⁻−10 ये कितना होता है 3 × 10⁸। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे E0 बराबर निकल आएगा, 3 का 3 में करेंगे 9, और देखो यहाँ 10⁻−10 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ पर कितना 10⁻−2 बचेगा। क्लियर, तो ये आपका आ गया 9 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको हमारे तक होता है वोल्ट प्रति मीटर। चलिए तो देखिए मैच करते हैं। तो देखो दूसरा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है 9 × 10⁻2 वोल्ट, तो किस कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा आपका इसका सही हो जाएगा। क्लियर, ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि किसी चालक तार में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, होने पर उसमें इलेक्ट्रॉन का अनुनाद वेग कितना है V। अब जो ये तार है मेरा, ये क्या है, एक तार। ठीक, ये इस तार का क्षेत्रफल होगा कुछ, इसमें कितनी धारा है भाई, I धारा बह रही है इसमें। ठीक, और इसमें जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसका अनुनाद वेग कितना है VD दे रखा है। ठीक, सॉरी V दे रखा है, केवल अनुनाद वेग को किससे दर्शा रहा है, V से। अब देखो ये एक तार है, तो मैं इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ कितनी होगी, R होगी, इसकी त्रिज्या R। ठीक, चलिए तो मैं अभी इसका वेग V है, तो हमें पता है कि अनुनाद वेग और धारा में संबंध क्या होता है, I बराबर NE/AV/d होता है। ठीक, अब यहाँ पे अनुनाद वेग को V से दर्शा रहा है, तो हम केवल यहाँ V लिखेंगे। क्लियर, चलिए अब देखो यदि मैं इसको फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ, I बराबर NE एरिया। अब ये एरिया एक वृत्त बनना है यहाँ पे, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, πr² × V। क्लियर, समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, ये कुछ नहीं, इसको इन्फॉर्मेशन ये इतनी दे रखी है हमें। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसी धातु के दुगनी त्रिज्या का एक तार ले लें तो उसमें धारा 2I है। यानी कि पहले ये तार था, अब इसकी जगह कौन सा तार यूज कर रहा है, वो एक ऐसा तार यूज कर रहा है जिसकी त्रिज्या क्या है, दुगनी हो गई भाई साहब। ठीक है, लंबाई में कुछ फर्क नहीं किया, केवल त्रिज्या दुगनी कर रहा है। ठीक, तो हमें पता है कि और इसमें अब क्या धारा देखो, पहले I थी, अब क्या कितनी है 2I, इसमें धारा बह रही है, और त्रिज्या पहले R थी, त्रिज्या दुगनी कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2R। क्लियर, चलिए तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या धारा कितनी है 2I, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2I बराबर, अब की बार ये पूछा है तो इसका अनुनाद वेग कितना होगा, तो मैं इसको देख रहा हूँ V' से। ठीक, यहाँ पर अनुनाद वेग V था, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसका अनुनाद वेग कितना होगा यदि उसकी त्रिज्या दोगुनी हो और धारा कितनी हो 2 एम्पीयर। चलिए तो 2I अब की बार धारा है, N
ई, ठीक है, फॉर्मूला यही लग रहा है, ए इंटू आपकी बार अनुमान में कितना है वी डैश 2i एन ई। अब देखिए यहाँ पर एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई आर स्क्वायर नहीं करेंगे हम क्योंकि यहाँ त्रिज्या दुगनी है, तो अब क्या जो स्क्वायर होगा 2r स्क्वायर होगा बराबर इंटू वी डैश। समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 2i बराबर एन ई फाइव, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4 हो जाएगा, और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी डैश। ठीक, क्लियर। अब 2 से ये कटा 2 बार, 2 से 4 कट गया ना 2 बार, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचा आई बचा, तो आई बराबर हम क्या कह सकते हैं एन ई पाई, पाई बच रहा है, और इनटू में हमारा 2 बच रहा है, आर स्क्वायर है इंटू वी डैश। क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, हमें इतनी दे रखी थी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू देखो यहाँ से लिखते हैं, तो एन ई पाई, अब यहाँ से कुछ नहीं कर रहा मैं, वो लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए, अरे स्क्वायर वी इक्वल टू एन ई पाई इंटू 2r स्क्वायर इंटू वी डैश। ठीक, तो देखो एन ई से एन ई, आई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्या बच रहा है हमारा केवल यहाँ पर बच रहा है वी, ठीक है, वी बच रहा है, और यहाँ 2 और वी डैश, ध्यान से 2 और वी डैश, तो वी डैश कितना आ गया v बाई 2। ठीक, तो आपका अनुमान कितना हो जाएगा, पहले की तुलना में आधा हो जाएगा, पहले v था अब v बाई 2। ठीक, क्लियर, समझ में आया होगा ये। चलिए तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस तरह से। क्लियर, चलिए इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए घा हो गया, इसके बाद ऋणा पे आते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री, यानी कि 3 प्रिज्म दे रखे हैं, उसका अपवर्तक कोण का उसका प्रिज्म कोण दे रखा है, तीनों प्रिज्म का कितना है ए मैंने मान लिया पहला A1 है वो भी 15 डिग्री, दूसरा A2 प्रिज्म हो गया वो भी 15 डिग्री, और A3 के लिए भी 15 डिग्री है। ठीक, क्लियर। चलिए अगला, वो फिर आगे कह रहा है कि उनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं, यानी कि पहला जो प्रिज्म है, याद देखिए 3 प्रिज्म है, तीनों के प्रिज्म कोण तो समान है लेकिन अपवर्तनांक अलग अलग है। पहले का अपवर्तनांक है 1.6, दूसरे का है 1.5 और तीसरे का है 1.4। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ये आपको इसके लिए डेल्टा विचलन कोण है, इसके लिए डेल्टा 2 और डेल्टा 3, तो आपसे निम्नलिखित संबंध में से नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, तो पूछना कौन सा सही है। ठीक, तो बढ़ते हुए क्रम में है, तो देखो आपको यदि समीकरण याद हो, बहुत ही छोटा प्रिज्म कोण बनना है 15 डिग्री का, तो इसके लिए मैंने एक आपको समीकरण बताया था। क्या बताया था कि आपका डेल्टा m बराबर होता है n-1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ अपवर्तनांक और डेल्टा m दोनों ऊपर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल्टा m समानुपाती है किसके, n के। यदि अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, यदि ये कम है तो ये भी कम होगा। तो जरा देखो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है, इसका, तो ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका, यानी कि ये सब, और सबसे अंत में आएगा ये, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक, समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरे ये तो कराया है, हाँ, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, एक मेरे पास तार है कितने ओम का, 24 ओम का एक तार है, उसको मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। समबाहु यानी कि प्रत्येक भागों का प्रतिरोध क्या है, समान, यानी कि इसका भी 8 होगा, इसका प्रतिरोध भी 8 और इसका प्रतिरोध भी 8। तो पूछ रहा है, ये मैंने मान लिया ABC है, तो क्या पूछ रहा है कि किन्हीं 2 किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताइए, यानी कि या तो आप A और B के बीच में विभव बताइए, सॉरी प्रतिरोध बताइए, या B और C के बीच में। ये आपको होमवर्क में है, ये आपको कराया भी गया है, तो आपको करके लाना है। ठीक, इसे चेक करूंगा मैं। चलिए अगला, ये आपके पहले समाप्त हो गए सारे, अब आते हैं दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2
टू का सबसे पहले का। क्या कह रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी दे रखा है आपको, यदि सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस के आवर्धन क्रमशः, याद रखिए पहले किसका आवर्धन है, अभिदृश्यक का, तो हम क्या लिखेंगे, अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन। देखो जो भी आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है आप पहले उसे लिखते हैं, ठीक, सवाल को ध्यान से पढ़ कर के क्या दे रखा है, क्या लगाना है उसके बाद वो बात की बात है, पहले आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि क्या दे रखा है आपको। तो अभिदृश्यक लेंस की क्षमता आपको दे रखी है, लेंस की क्षमता, सॉरी आवर्धन दे रखा है आपको, कितना है, m1 है, ठीक। और नेत्रिका लेंस का क्या दे रखा है आपको, आवर्धन कितना दे रखा है, m2। तो ये कह रहा है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो आपको पता है कि आप बुक में खोल के देखिएगा नोटबुक में कि उसकी आवर्धन क्षमता m बराबर होती है माइनस के mo इंटू me, यदि आपको याद हो। और यहाँ mo की जगह आपकी बार क्या है, m1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस के m1 इंटू m2। बस इतना ही आपको लिखकर आना था, आपका फॉर्मूला समाप्त। यहाँ पर लिख दीजिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर इतना, ठीक, क्लियर, ये आपको करना था, हो गया। चलिए इससे अगले वाले में चलते हैं। पहला हो गया का, हो गया इसका, इसके बाद आते हैं इसके खा पर। क्या कह रहा है कि संट से क्या समझते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा संट क्या होता है, एक तरह का प्रतिरोध। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये आपको गैल्वेनोमीटर होता है, यदि आपको याद हो, इसके समांतर क्रम में हम क्या लगा देते हैं, एक संट लगा देते हैं, ठीक। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है, ये पूरा गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है, एक अमीटर बन जाता है, ठीक। चलिए अब इसकी परिभाषा कैसे होगी, अब देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि संट एक तरह का प्रतिरोध होता है जिसको जब धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो धारामापी अमीटर में बदल जाता है। बस ये हो गया आपकी संट की परिभाषा कि आप संट से क्या समझते हैं। और याद रखिए संट शायद आपके बायोग्राफ में पूछे जाने क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन भी है जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि संट क्या होता है। तो संट एक तरह का प्रतिरोध है जिसको हम धारामापी के से समांतर क्रम में लगाते हैं तो धारामापी अमीटर में बदल जाता है, और समांतर क्रम में इसलिए लगाते हैं जिससे कि धारामापी का प्रतिरोध कम हो जाए, ठीक। चलिए हाँ सही, अमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक, समझ में आया होगा ही। और जब आपको एक डायग्राम बना के आते हो उस चैप्टर में इस तरह का तो आपको और अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आप बताइए कि शंट क्या हो, थोड़ा सा इसको बस इसको बैटरी से जोड़ दो, बस बात खत्म, इतना सा डायग्राम बनना है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। खा हो गया, इसके बाद गा आता है। गा क्या है आपका, वैद्युत परपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम पूछ रहा है, ठीक है, आपको पता है। आपको अगला क्वेश्चन है घा, इसको इसी में पढ़ ले। स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा, स्वप्रेरक गुणांक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, वही सेम परिभाषा जो आपको करा रखी है। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि m द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या से r चाल से गतिमान है, कण की संगत दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। r चाल कौन सी होती है, तो मुझे शायद इस में थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, यहाँ पर चाल r ना होकर यहाँ चाल v होगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक कण है जिसका द्रव्यमान r और वो कितनी चाल से चल रहा है, v चाल से, r नहीं है, मुझे लग रहा है थोड़ा मिसप्रिंट है वहाँ, तो v चाल से चल रहा है तो उसकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बताइए लैम्डा। तो आपको पता है कि लैम्डा बराबर होता है h/v, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया h और p बराबर होता है m इंटू v। तो लैम्डा बराबर आपका फॉर्मूला क्या आया, m इंटू v। यहाँ पे लिख दीजिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक, लैम्डा बराबर इतना, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा व वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र लिखिए। अक्षीय रेखा पर, ठीक है, यानी केवल आपको लिखने के लिए कह रहा है, सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहा,
ठीक, तो आपको लिख कर आना है किसका, अक्षीय स्थिति पर विभव। ठीक है, तो आपको पूछूंगा मैं कि अक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आई होप समझ में आ रहा हो। अब जिसके देखो समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है कि आप अपने फॉर्म पे ऐसे टैप करिए, टैप करोगे तो रेड कलर की लाइन आएगी, उसको पीछे हल्का सा पीछे करिए और दोबारा देखिए, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा तो हमारा तरीका अपनाइए, आपका भला होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन तीसरे का क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली है। एक कुंडली है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरह से, और दोबारा पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या दे रखा है आपको, B बराबर 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रा कम से कम याद रखिएगा। पहला टेस्ला, दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर और तीसरा है आपका ये वाला न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये तीनों एक ही बातें हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र के कम से कम ये 3 मात्रा जरूर याद रखें। चलिए आगे कह रहा है कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 यानी कि n बराबर दे रखा है हमें 100 फेरों की संख्या, तो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है I बराबर 0.2 एम्पियर। ठीक, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित की गणना की है, बात को बताइए। पहला है कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पहला क्वेश्चन m पूछ रहा है, m कितना होगा। अगर आप पूछ रहा है कि इसमें अधिकतम बल आघूर्ण, क्या पूछ रहा है, अधिकतम बल आघूर्ण, यानी कि सेकंड में आपको पूछा, याद रखिए मैक्सिमम यानी कि टाउ मैक्स पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, तो जो m बराबर हमारा फॉर्मूला होता है NIA, आपको पता होना चाहिए। ठीक, और a आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो आप इसको करोगे मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में करते तो -4 हो जाता है। ठीक, चलिए n कितना आपको 100, तो 100 हो गया भाई। I कितनी है 0.2, तो 0.2 आ गई। a कितना है अभी लिखा 5 × 10⁻⁴। क्लियर, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 बढ़ गए। ठीक, 2 से गया 5 बार और 5 से ये गया, यानी कि ये समाप्त हो गए। यहाँ 10 की घात कितनी बची 2 और इंटू में 10 की घात कितनी बची -4। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 10 की घात -2 आ गई। क्लियर, अब इसका मात्रक क्या होगा, देखो फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, एक संख्या है, इसका मात्रक I एम्पियर। ठीक, एम्पियर क्या देते हैं, और क्षेत्रफल इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या बन गया मात्रक। ठीक, चलिए अगले पे आते हैं टाउ मैक्सिमम। तो आपको पता है टाउ कैसे निकालते हैं। टाउ बराबर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, टाउ बराबर निब्बा साइन थीटा, याद है नहीं, निब्बा साइन थीटा। अब ये मैक्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 90, तो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा हमारा केवल निब्बा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यदि 90 रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, तो आपको n पता है, आपको I भी पता है, आपको B भी पता है और आपको A भी पता है, यानी कि आपको कैलकुलेट करके लाना है होमवर्क। ठीक, चलिए क्लियर, आगे क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं तीसरे का क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि एक नाभिक की त्रिज्या है r, नाभिक की त्रिज्या याद रखिए, नाभिक की त्रिज्या r बराबर आपको दे रखा है R0 × a⁻⁴ इस तरह से।
ठीक, तो ए इसका द्रव्यमान संख्या है, यहाँ पर ए क्या है हमारी द्रव्यमान संख्या। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल सवाल को पढ़ रहा हूँ और क्या क्या दे रखा है वो लिख रहा हूँ। आगे यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू दे रखी है, बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। 10⁻⁻15 मीटर को क्या कहते थे, याद है? इसको कहते थे फर्मी मीटर। ठीक, चलिए आगे क्या पूछ रहा है कि ये सिद्ध करवा रहा है कि नाभिक का जो घनत्व होगा, नाभिक का घनत्व क्या सिद्ध करना है, ये देख लीजिए। सिद्ध करना है ये कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, यानी कि जो नाभिक का घनत्व हो ए पर निर्भर नहीं करता, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये कराया भी है आपको, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि नाभिक का घनत्व बराबर होता है नाभिक का द्रव्यमान बट्टे नाभिक का आयतन, ठीक है, आयतन। अब देखो नाभिक में कितनी कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, समझ में, यही तो होता है नाभिक के। तो नाभिक का द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी कि वो क्या पूछना चाह रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है, सेम होता है, ठीक। यानी कि मैं कह सकता हूँ mp बराबर है आपके mn के। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम है, ठीक। और हमने मान लिया कि इसमें टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 5, ठीक। कोई दिक्कत, समझ में आया? टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 5, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम यही तो कहते थे, अरे द्रव्यमान संख्या की परिभाषा यही तो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना है, 1, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, mp। तो पूरे प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी सभी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, a इंटू mp। यहाँ पर मैं इसलिए इसे कह पा रहा हूँ क्योंकि इसका द्रव्यमान मैंने क्या माना है, लगभग सेम माना है। तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान निकल के आया a इंटू mp, ठीक। ये आपको नहीं समझ में आया तो मैंने पहले भी समझाया था, थोड़ा दोबारा कोशिश करिए। कुछ नहीं है, इसमें कह रहा है कि एक प्रोटॉन है, ठीक, एक प्रोटॉन का मैंने द्रव्यमान मान लिया mp। अब मेरे पास 5 प्रोटॉन होते हैं तो मैं कितना मानता, 5 mp। अब मुझे कहा गया है कि इसमें न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग किसके बराबर है, प्रोटॉन के, यानी और न्यूट्रॉन कितने थे, 5, ठीक है। 5 ही कितने थे, प्रोटॉन, और 5 ही न्यूट्रॉन थे, ठीक। और मुझे कहा गया है कि ये इन दोनों का द्रव्यमान सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 10 की पावर mp लिख सकता हूँ, 10 इंटू mp लिख सकता हूँ, ठीक। 5 न्यूट्रॉन की संख्या और 5 प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हुई तो हम क्या कहते थे, a, तो मैं इस 10 को क्या कर सकता हूँ, a इंटू mp भी तो कर सकता हूँ, ठीक। और नहीं समझ में आया तो फिर से मैं वही सलाह दूंगा कि टैप करिए और लाइन को पीछे करिए, ठीक है, या फिर आप जब मैं ऑफलाइन पढ़ाने आऊँ तब आप पूछ सकते हो, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आयतन कितना होता है, नाभिक गोल होता है तो नाभिक का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। सेम लिखेंगे mp अपॉन 4/3 पाई। अब r देखो कितनी रखी, यही तो है आपकी r, तो r नॉट, ठीक, a 1/3 की होल पावर 3, ठीक। r की वैल्यू लिखी और उसकी पावर लगा दी 3, a इंटू mp अपॉन 4/3 पाई। आर नॉट का क्यू करेंगे तो आर नॉट क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 1/3 पहले से ही और 3 का वर्क कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, a, और a से a, और ये हमारा क्या निकल रहा था, घनत्व रो। तो देखो रो का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, mp अपॉन 4/3 आर नॉट क्यू। यदि आप इस फॉर्मूले को देखो कि रो यानी घनत्व किसी भी तरह से a पर निर्भर नहीं कर रहा है, इस फॉर्मूले में a नहीं आ रहा, अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए गा वाले क्वेश्चन पे आया था। आपका गा जो है कुछ तीसरे का गा, ये आपके सिलेबस से हट गया है, तीसरे का गा, ठीक।
चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की nवीं कक्षा में, किसकी कक्षा में, nवीं कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो En बराबर होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, यही वो तो होता है। तो एक हमने फॉर्मूला लिख लिया, पहला क्वेश्चन खत्म। आगे वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसके आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजित ऊर्जा का मान निकालिए। ठीक, चलिए इसे ज्यादा ध्यान से समझिएगा कि देखो हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, और हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि मैं इसका स्पेक्ट्रम देखूं तो इस तरह से होता है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। ठीक, और यहां पर होता है अनंत। क्लियर। अब वो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि उसका आयनन विभव हमने निकालिए। क्या निकालना, आयनन विभव कितना होगा सर। ठीक, क्लियर। तो आयनन विभव का मतलब, जैसे कि परमाणु यहां है अभी, ठीक, अब ये हाइड्रोजन है, ऐसे देखिएगा। ठीक, अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यानी कि अभी इस पे कोई भी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। और इसकी देखो, ये यदि मैं इसको बनाना चाहूँ, हाइड्रोजन परमाणु ऐसे ही तो होता है, एक प्रोटॉन होता है उसके अंदर, और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। और हमें पता है कि जितना प्रोटॉन पे प्लस है उतना ही न्यूट्रॉन पे नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं, 0। ठीक, यानी कि अभी हाइड्रोजन परमाणु के पास ना तो प्लस है और ना ही माइनस, इसमें से कुछ भी नहीं है। यदि मैं इसको क्या बना दूं, आयनन विभव कर दूं, यानी कि इस परमाणु को क्या बनाना चाह रहा हूं मैं, आयन में बदलना चाह रहा हूं। आयन किसे कहते हैं, आयन वे परमाणु होते हैं जिनपे या तो प्लस चार्ज होता है या फिर नेगेटिव। तो हम इसे प्लस चार्ज में बदलना चाह रहे हैं। प्लस चार्ज कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन से छोड़ करके चला जाएगा। ठीक, यानी कि हमें वह ऊर्जा, वह विभव चाहिए जिस पर ये इसको छोड़कर चला जाए। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे उस विभव को, देखिएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो कि देखो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, E1 में, E1 रखेंगे तो -13.6 अपॉन 1, यानी कि E1 निकल के आया हमारा -13.6। इसको बाहर निकालने का मतलब होता है कि ये अब किस कक्षा में चला गया, अनंत वाली कक्षा में चला गया। यानी कि अंतिम ऊर्जा कितनी होगी, अंतिम यानी कि कक्षा की ऊर्जा अंतिम कितनी, अनंत। तो n बराबर इन्फिनिटी पे कितना होगा, E2 कह देते हैं हम इसे, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर -13.6 अपॉन इनफाइनाइट। तो ये कितना निकल के आ रहा है हमारा, 0। समझ में आया। अब हम इसे कैसे करेंगे, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब विभव निकालना है। ठीक, यदि आप इसको इसमें से घटा देंगे, 0 को इसमें से, सॉरी इसमें से 0, तो आपको कितना निकल के आ रहा है, 13.6 आपको निकल के आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, क्लियर, समझ में आया। इसी तरह आपसे प्रथम उत्तेजित विभव पूछ रहा है, जो आपको खुद घर से करके लाना है। ये आपकी क्या हो गई, प्रथम ऊर्जा हो गई। ठीक, चलिए अब आपसे बात करते हैं अगले की। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, तीसरा आपके खत्म हो गए सारे। तीसरे के सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो या तो आप बैक जाके देखिए, यदि तब भी ना आ रहा हो तो मैं जिस दिन ऑफलाइन आऊँ तो उस दिन आकर के जरूर पूछ लीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कि ये स्टेप कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, ये क्या कर दिया। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए 4 का मैं आपको वहीं कराऊंगा ऑफलाइन में, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर थोड़ा कराना मुश्किल है, समझ में आपके कम आएगा, इसलिए मैं आपको वहीं कराऊंगा कल मैं जब आऊँगा, ठीक, कल या परसों जब भी मैं आऊँ। चलिए इससे अगले पे आते हैं। खा क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से v वोल्ट तक त्वरित किया जाता है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना विभव दिया गया, v विभव दिया गया है। तो ये पूछ कह रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करिए, ठीक। तो देखिए कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे आप। आपको पता है कि दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर आपको पता है क्या होता है, h/p संवेग। और आपको संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध पता होना चाहिए कि p बराबर होता है √2m की। क्लियर, समझ में आया। p बराबर क्या होता है, √2m की। चलिए तो लैम्डा बराबर हम कह सकते हैं h/ कितना आएगा, √2m। अच्छा m किसका होगा फिर, ये अब बात किसकी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की तो हो रही थी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, me/k। समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया, उस p की वैल्यू यहाँ लिख दी और m था तो me कर दिया, क्योंकि द्रव्यमान किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। अब लैम्डा बराबर h/√, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर me है। आपको पता है फॉर्मूला बता रखा है मैंने, k बराबर ½ बराबर W बराबर Q इंटू वी। अब देखो विभव की बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, उसे इतने विभव तक त्वरित किया जाता है, तो हम क्या k बराबर ये लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Q इंटू वी, आवेश गुणा विभव, समझ में आ रहा होगा, k बराबर Q इंटू वी कई बार यूज कर चुका हूँ वैसे। अब देखो यहाँ Q क्या है, आवेश, और आवेश इलेक्ट्रॉन पर मुझे आवेश पता होता है कितना होता है, E, ठीक। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, हमारा फॉर्मूला निकल के आया है लैम्डा बराबर h/√2me इंटू E/v। यार कि ये me इसके साथ है, ये एक है और ये अलग है। ये हमारा समीकरण क्या पूछ रहा था, समीकरण ही पूछ रहा था। और यदि आप यहाँ पर और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻34 m की, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻31 kg। और एक आवेश कितना होता है, आप E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक। चलिए यदि आप h की वैल्यू यहाँ रखोगे, 2 हमारा कांस्टेंट है, me की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा और E की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, और विभव मुझे नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते, तो जब मैं इन 1 2 3 4 को सॉल्व करूंगा तो मेरा लैम्डा निकल के आता है 12.27/√v, ठीक है। मेरे ख्याल शायद यही आता है, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है यही याद है, एक बार देख लीजिएगा क्या, ठीक। चलिए वही एंगस्ट्रॉम में निकल के आता है। चलिए ठीक, आगे चलते हैं, समझ में आया। चौथे का खा, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा था, गा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बता भी रखा है। देखो अब ये फिर से क्या आ गया, आइंस्टीन वाले समीकरण पे क्या आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया। चलिए क्या कह रहा है कि चांदी का कार्यफलन, एक धातु एक चांदी है, उसका कार्यफलन दे रखा है आपको 5 बराबर 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। चलिए अच्छी बात है भाई साहब। अब ये कह रहा है कि यदि इस पर 100 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है, यानी कि एक किरण आ रही है, कौन सी किरण, पहली किरण आ रही है, जिसकी पहली तरंगदैर्घ्य कितनी है, 100 नैनोमीटर है, याद रखिए नैनोमीटर कह रहा है, ठीक। तो इस तो इसका निरोधी वेग कितना हो जाता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको रोकने के लिए निरोधी विभव है, आवृत्ति नहीं है, निरोधी विभव कितना है, 7.7 वोल्ट है,
ठीक, समझ में आया। अब ये इसी में आगे कह रहा है कि यदि इस पर 100 की नहीं बल्कि 200 नैनोमीटर की तरंग डाली जाए। अब की बार ये पहली तरंग आ रही थी, अब दूसरी तरंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये रेड कलर की है तो पहली मान लेते हैं, और ये दूसरी है, दूसरी किरण आ रही है कितने तरंग दैर्घ्य की, λ2 मान लेते हैं, या इसको लैम्बडा ही मान लेते हैं, कितनी है 200 नैनोमीटर की। ठीक, तो ये कह रहा है कि अब क्या जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका निरोधी विभव कितना होगा। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे करते हैं। तो देखो हमें पता है कि आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है। ठीक, आइंस्टीन का समीकरण इसे लिख लीजिएगा, क्या होता है, के बराबर होता है आपका E-5, यानी कि ऊर्जा में से कार्यफलन घटाना। ठीक, और हमें पता है कि के बराबर यदि हम निकाल रहे हैं तो के बराबर होता है E × V0, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसका निरोधी विभव, ये निकालना है। यदि देखो कार्यफलन मुझे दे रखा है अच्छी तरह से, और मुझे E निकाल रहा हूं मैं, यदि E तो इसको इसमें से घटाऊंगा और इसको भाग दे दूंगा तो मुझे V0 मिल जाएगा। ठीक, यानी कि सबसे पहले मैं E0 निकालूंगा, यहाँ से E निकालूंगा, सॉरी, hc/λ। hc की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। आपका देखो इस वाली तरंग दैर्घ्य के लिए पूछ रहा है, उसका तो काम हो गया, उससे मतलब नहीं है, उसके लिए तो निरोधी विभव हमें पता है। वो पूछता है कि 200 नैनोमीटर के लिए तो तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, ये वाली होगी 200। अब देखो नैनोमीटर है, नैनोमीटर तो इसको मीटर में कर लेंगे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके। क्लियर, ठीक, समझ में आया होगा कैसे किया है। अब जरा देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल करेंगे। अब 2 से मैंने इसको काटा तो 2 से गया ये 100 बार। ठीक, 2 से इसे काटा तो 3.3 आ गया। क्लियर, अब देखो ऊपर क्या बचा है 3.3 और 3 बच रहा है, तो इसको अलग लिख दिया। अब देखो मैंने अभी तक 10 की घातों से बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, अब इसको अलग से सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ 10 की घात 2 है, प्लस के इधर है, चलिए पहले ऊपर से लेते हैं, माइनस के 34 हैं और प्लस के 8 हैं। अगर 34 में से यदि 8 जाएंगे तो 10 की घात -26 बचेगी यहाँ। ठीक, अब यहाँ प्लस के 2 हैं और माइनस के 9 हैं तो माइनस के 7 बचेंगे यहाँ। आगे चलते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3.33 में होगा तो 9.99 बन जाएगा, 9.9 बन जाएगा, इनटू ये 10 की घात माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की तो +7 बन जाएंगे, और -26 में से जब +7 घटेंगे ये वाले इधर चले गए तो 10 की घात -19 आ जाएगा। ये भी जूल में चल रहा है, जूल में। ठीक, क्लियर, चलिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये हमारी एनर्जी निकल के आ गई। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो ये कितना आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये जूल में, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो या फिर इसको जूल में कर लो। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने भाग दे दिया इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ठीक, इसको भाग दिया तो इससे ये कर दिया, पॉइंट हटाने से पॉइंट गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या बचा आपका 16 बचा। ठीक, इसका भाग दे दीजिए यहाँ पे 1699, तो 16 पंजे कितने होते हैं आपके 80, सॉरी पहले भी आ रहा है, 16 छिक्के कितने होते हैं 96, कितना बचा 3, पॉइंट लगा दिया, 0 बजाया 16 कम 16, यानी कि कितना निकल के आ रहा है आपका 6.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, समझ में आ गया आपकी। तो इतनी वो एनर्जी हम पे है। अब देखो यहाँ पर आते हैं फिर से, E का मान हमने कितना निकाल लिया 6.1 माइनस ये कितना हमारा 4.7। ठीक, और याद रखिए किस में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E-V0 इसको इसमें से घटाएंगे 6.1 माइनस 4.7। ठीक है, देखो यदि आपको दिक्कत हो इस तरह के घटाव में, मैं तब भी कह रहा हूँ यदि पेपर में थोड़ा सा भी डाउट हो तो घटा के देख लीजिएगा कि आपका घटाव सही है या नहीं। एक माइनस के पीछे आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखो कितने आए 11 है यहाँ पर, 11 में से 4 और यहाँ 0.1। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए V0 चाहिए। ये तो हमारी गतिज ऊर्जा निकली है, हमें चाहिए V0।
अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ई का मान कितना है मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी नॉट बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं ये जूल में करूँगा तो 1.4 इंटू 7.6 इंटू 10⁻19 कर दिया। ये जूल हो गया, ध्यान रखिए ये क्या हो गया जूल। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 1.4 वोल्ट। क्लियर, समझ में आया हो क्वेश्चन कैसे किया? नहीं समझ में आया तो फिर से बैक जाइए और फिर से देखिए। ठीक, बस वही एक ही बात है, मैं बार बार क्या समझाऊं, सिंपल ई निकाल दिया, फाई था तो इसको ई में से इसको घटा दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको भी मैंने पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया, या तो इसको जूल में कर सकते थे और इसको जूल वाले में से घटा दी। ठीक है, एक ही बात पर थी, तब भी यही आंसर आ। ठीक, चलिए आगे तक चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चौथे का घ है, बायो-सैवर्ट की नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये सिंपल डेरिवेशन है, आपको करना पड़ेगा। अगला इससे क्वेश्चन है कि धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, इनके समान विभवतक इन्हें आवेशित किया जाता है, तो गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात, ये मैंने परसों भी कराया था, यानी कि 1-2 दिन पहले, तो आपको खुद से फिर से करना है। ऐसा नहीं कि आप ये करके छोड़ दो कि हाँ हमने किया था तो अब नहीं कर रहे, आपको फिर से करना है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको करके लाना है दोबारा। चलिए, तो चौथे आपके हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगले बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक, तो 5 का फिर से आ जाता है शुरू से का। चलिए, तो अब देखते हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, इनका प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, उनका मोटाई d1/d2 है, उनके परावर्तनांक k1/k2 है। ठीक, चलिए अब देखो आपके चित्र पेपर में डायग्राम ऐसा है, मैं उसको थोड़ा सही से बनाना चाहूँगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ जरा। ठीक, तो आसानी रहेगी मेरे लिए। तो क्या कह रहा है, इस तरह से क्वेश्चन है, ये इसमें k1 पर आवर्तनांक है, इसमें k2, इसकी d1 है, इसकी d2 मोटाई है, इस तरह से। ठीक, इस तरह से जुड़ा हुआ है, और इसका एरिया ए है, उसका भी एरिया ए। सिंपल, एरिया दोनों के सेम है, बल्कि क्या कह रहा है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक, चलिए अब देखो इसको मैं इस तरह का भी आ जाता है, तो मैंने बताया इसको इस तरह से तोड़ लिया करो दो भागों में। ठीक, इसे C1 माना करो और इसको दूसरा संधारित्र C2 माना करो। ठीक है, अब इसको तोड़ोगे तो देखो इसका परावर्तनांक k1, इसका k2, इसकी d1 और इसकी d2, और इसका एरिया a है, इसका भी एरिया a है। तो हम लिखाएंगे पहले संधारित्र, यानी कि पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, पहले संधारित्र की धारिता, संधारित्र है ये, ठीक, की धारिता C1 कितना होता है, k ε0 a/d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो C1 बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, k की जगह k1 कहूँगा, ε0 वही रहेगी, एरिया a है और ये d1 है। क्लियर, इसी तरह दूसरे संधारित्र की धारिता C2 बराबर क्या हो जाएगी, k2 ε0 a/d2। क्लियर, अब ये कह रहा है कि देखो दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम दिख रहा है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1 बराबर c/1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं तुल्य धारिता, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, तुल्य धारिता बता रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पर 1/c1 है, तो c1 कितना है हमारा ये, तो क्या हो जाएगा k1 ε0 a/d1। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इससे सरल क्वेश्चन नहीं आ गया आपको। c2 कितना है ये, k2 ε0 a/d2। अब देखो ये ऊपर चले जाएंगे और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 1/c बराबर क्या निकलेगा, d1/k1 इंटू ε0 a प्लस d2/k2, सॉरी d1 है यहाँ, ε0 a। अब देखो आपको कुछ सेम चीजें नजर आएंगी। आपको क्या क्या सेम दिख रहा है, 1/c बराबर हम कह सकते हैं, हमको सेम क्या दिख रहा है, आपको ये दोनों चीजें सेम दिख रही हैं।
तो यहाँ पे मैं 1/ε0 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको बचता है d1k1 प्लस d2k2। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसको देखिए, ये हमने सेम लिखा 1/c बराबर 1/ε0a। ठीक, आगे क्या करेंगे, अब जब इसको लासा लेंगे तो उसका लासा क्या आ जाएगा, k1 k2 आ जाएगा, k1 इंटू k2। अब जो k1 का इसमें भागेंगे तो k2 तो बचेगा केवल, अरे k1 यहाँ है तो k1 से k1 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, k2, और k2 का फिर ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं तो k2 इंटू d1, इसी तरह k1 इंटू d2, ये हो जाएगा। लेकिन अभी फॉर्मूला नहीं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अब देखो यहाँ पे 1/c है, लेकिन हमें c निकालना है, तो सबको उल्टा कर देंगे, तो c बराबर ε0a, यहाँ पर ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, k1 इंटू k2 अपॉन k1 d1 प्लस k2 d2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, दो को अलग अलग भागों में बांट दिया, पहले की सहायता ये रही, दूसरे की फिर ये रही। ठीक है, दोनों का सम किया, श्रेणी क्रम में था, तो ये आपका फॉर्मूला सिंपल सा ही, थोड़ा सा मैथ लग गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा हो गया, पांचवे का ख, कुछ डायग्राम है इसमें, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ कुछ एक संधारित्र लगा हुआ है, ये A है, ये B है, ये तार है, इस तरह से इधर की ओर गतिमान है v वेग से, ये PQ है तार, ठीक है, ये भी है। ठीक, चलिए अब सवाल को जरा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि धातु की छड़ है PQ, यानी कि जो PQ है ये धातु की छड़ है। आपको क्रॉस से समझ में आ जाएगा कि ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B दे रखा है, केवल की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक, चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर कह रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं L बराबर कितनी है आपकी, 1 मीटर है उसकी। ठीक, चलिए अच्छी बात है, बहुत मीटर में और दे रखी तो और अच्छी बात। 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 4 टेस्ला दे रखा है आपको, चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, यानी कि वेग कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तो ये कह रहा है तथा इसके साथ में 10 माइक्रोफैराड का संधारित्र भी है, यानी कि संधारित्र की धारिता C बराबर कितनी है, 10 माइक्रोफैराड। ठीक, चलिए तो ये कह रहा है कि निम्न अंदर की ओर है। ठीक है, ये भी बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है कागज के तल की अंदर की ओर, हमें क्रॉस से ही पता चल जाना चाहिए कि क्रॉस का मतलब है अंदर की ओर। तो ये निम्नलिखित की गणना करवा रहा है, पहला कि तार PQ के सिरों पर कितना प्रेरित वैद्युत बल आएगा। ठीक है, पहला हमसे E पूछ रहा है, E कितना होगा। ठीक, E यानी कि एक तरह का विभवांतर होता है, मैं पहले ही बताता हूँ कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, हम दोनों की जगह इसको यूज कर सकते हैं। तो हम E निकालना चाह रहे हैं, तो E का फॉर्मूला होता है BLV sin थीटा। ठीक, अब देखिए B कितना है हमारा, 4 है, L कितनी है, 1 है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन। और वेग, ये वेग है भैया, ये वेग है, वेग V मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड वोल्ट नहीं है, 2। अब देखो साइन थीटा, ये थीटा किसके बीच का कोण होता है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये थीटा होता है लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। देखो लंबाई मेरी ऐसी रखी है कुछ, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, लंबाई मेरी इस तरह से, तार ऐसा है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। तो देखो कैसा एंगल बनना है आपके सामने, 90 बनना है, यानी कि मैं कर सकता हूँ यहाँ साइन 90, ये कितना हो जाएगा 8, और इसकी वैल्यू 1, तो इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 8 वोल्ट निकल के आ रहा है। क्लियर, पहला हमारा सवाल हो गया। दूसरे में देखते हैं क्या पूछ रहा है। दूसरे में कह रहा है कि संधारित्र पर कितना आवेश आएगा, यानी कि संधारित्र है, इस पर आवेश, इसकी धारिता दे रखी है, तो Q बराबर हमारा फॉर्मूला होता है C इंटू V, और मुझे पता, अब यहाँ पर जो V है वो वेग है, ये स्मॉल है भैया, स्मॉल बना रहे हैं वेग को, ये विभवांतर है बड़ी V।
ठीक। अब विभवांतर क्यों मैंने बताया कि अभी बताया कि V और E में हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ V की जगह क्या यूज करूँगा, E। तो देखो ये कितना है हमारा 10 माइक्रोफेरेड इंटू ये कितना है 8, तो 10 का 8 में करेंगे तो 80 माइक्रोफेरेड नहीं आएगा, बल्कि 80 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी में तीसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कुछ, क्या कह रहा है कि ये बताइए कि इनमें से किस प्लेट पर धनावेश होगा और किस पर ऋणावेश होगा। यानी कि संधारित्र की दो प्लेटें हैं ए और बी, उस पर किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे। अब देखो ये धातु की छड़ थी, ठीक है, पी क्यू हमारी क्या थी, धातु की छड़। अब इसको जरा जूम करके देखते हैं इसके अंदर चल क्या रहा है। ठीक, तो ये हमने पी क्यू को करा जूम, पी और क्यू। अब मुझे पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अरे धातु की छड़ है और धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाए, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मैं देखूंगा इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पे बल किधर लग रहा है। ठीक, तो देखो बल कैसे निकालते हैं। देखो भैया सिंपल सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र बाएं हाथ, तो दायां हाथ यूज करना है सीधा वाला। चुंबकीय क्षेत्र किधर, अंदर की ओर। गतिमान किधर है, इधर ही तो गति कर रहा है, तो धारा इधर की ओर। तो बल किधर लग रहा है, ऊपर। ठीक, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पे बल नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश है, इसलिए वो नीचे जाएगा। नेगेटिव नीचे जाएगा और पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा। समझ में आया, नहीं आया। मैंने कहा कि इस पे चुंबकीय बल देख लो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र अंदर, और वो किधर गति कर रहा है, इधर। तार इधर ही तो है, पी क्यू इधर। तो ये हो गया बल किधर लग रहा है, ऊपर। लेकिन ये जो दिशा बताते हैं वो धनावेश के कारण बताते हैं। तो धनावेश यदि ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, वो किधर जाएगा, नीचे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन किधर आ गया, नीचे। यानी कि ये वाली छड़ आपकी कैसी हो जाएगी, नीचे नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर प्लस पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव हुई है तो इस ये वाले सिरे पर प्लस आ जाएगा, ये वाले पे माइनस। तो आप कह सकते हो कि संधारित्र की प्लेट ए पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और बी पर कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ में आया होगा। ठीक, क्लियर। चलें आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक बताना है आपको, सिंपल। ठीक है, ये आप खुद करिएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा याद रखिएगा इस डेरिवेशन यानी कि सेम डेरिवेशन को दूंगा मैं, ठीक, टेस्ट में। अगला क्वेश्चन, एक प्लास्टिक के अर्धगोले कितना रह गया यार, तो काफी। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम इसमें जो बचा है उसे कर देंगे, इसके साथ ये सेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो खत्म करते हैं इसी के साथ। कहाँ तक कर लिया, 5 मिनट का खा हो गया। गा से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सेट नंबर 6 ही चलाएंगे, पार्ट बी आएगा उसका। ठीक है।